दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, जो जिनकी काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं यूपीपीएससी, एसएससी या पीसीएस में पूछने के। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बोलती है कि कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स द वेस्टर्न घाट्स जनरली रिसीव हायर रेनफॉल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें बारिश ज़्यादा होती है। कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स द वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन एंड आर मोर कॉन्टिन्यूस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेयर एज ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो ये 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं 5 स्टेट्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 एंड 2। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है। तो इस चक्कर में उन्होंने ईस्टर्न घाट्स को बीच बीच में से डाइसेक्ट कर दिया है, इरोड कर दिया है। तो इसलिए वो छोटे रह गए हैं इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 6 स्टेट्स, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और उनको डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बुलाते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी बुलाते हैं कर्नाटका में, और तमिलनाडु में बुलाते हैं अन्नामलाई हिल्स, और कार्डमम हिल्स बुलाते हैं केरला में। और ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जहाँ मिलते हैं उसमें इनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, जो कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस हैं, और ये इतने लेंथ वाइज भी छोटे होते हैं। जब मानसून हम आता है तो वो इनसे टकरा के यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल करता है। तो वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली, थाल, बोर, पालघाट। और जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। और जो इनकी एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स में वो है 900 से 1600, और ईस्टर्न घाट्स में 600। हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स की वो है अन्नामुड़ी, और ईस्टर्न घाट्स की है महेंद्रगिरी। और दे कोस ओरोग्राफिक रेन, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई माउंटेन है और उसमें मॉइस्चर के साथ कोई विंड आती है, तो जब वो पहाड़ से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज होती है तो उसका जो टेम्परेचर है विंड का डाउन होता है। तो उसकी जो मॉइस्चर को कैरी करने की कैपेसिटी है वो डाउन होने लगती है। तो इस चक्कर में वो हाइट पे जब जाती है तो एक पॉइंट के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज लॉन्गर देन इट्स ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। तो ये करेक्ट है। हमारा जो ईस्ट वेस्ट है वो अराउंड 2933 किलोमीटर्स का है, और नॉर्थ टू साउथ है अराउंड 3214 किलोमीटर्स। Unlike longitudes, the distance between two latitudes decreases as one moves from equator towards the poles. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली लैटिट्यूड में जो होता है वो डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जब वो पोल्स की तरफ जाते हैं फ्रॉम इक्वेटर, वो छोटे होते जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है उनमें डिस्टेंस सेम है दोनों साइड ऊपर की तरफ जाते हुए, लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हैं फ्रॉम इक्वेटर, वो छोटे होते जाते हैं। और जो हाईएस्ट स्पेस इनके बीच में होगा वो होता है इक्वेटर में। तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है अराउंड 30 डिग्री, दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भी 30 डिग्री है हमारा, और 1 डिग्री होता है अराउंड 2 मिनट्स के लिए। तो 30 डिग्री हो गया 120, मतलब 2 घंटे। तो इसलिए जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा और जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट होगा गुजरात में, उसके बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो अराउंड 2 आवर्स का होगा। टाइम तो सेम ही, हमारे हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं आईएसटी, लेकिन अगर सनसेट और सनराइज का टाइम देखेंगे तो उसके बीच में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म ड्रियाइंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो जो मूविंग और शिफ्टिंग ड्यून्स होते हैं उनको हम थ्रियाइंस बोलते हैं। तो ये राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि इंडिया में और कहीं डेजर्ट नहीं है राजस्थान को छोड़ के। जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख में है, लेकिन वो इस टाइप की चीज़ें नहीं शो करती। तो ये आप देख सकते हैं कि जो डाइक्स होते हैं दे आर शीट ऑफ रॉक्स दैट इज फॉर्म्ड इन अ फ्रैक्चर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक बॉडी। ये क्या होता है, ये इग्नियस रॉक में जब नीचे से लावा आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है, तो जो टिल्टेड फॉर्म में होते हैं वो डाइक्स बन जाते हैं। और जो
हॉरिजॉन्टल रहते हैं वो उनको हम सिल बोलते हैं। तो इसमें बहुत कई बार पूछ लेते हैं कि डिल और डाइक और सिल में डिफरेंस बताइए, तो आपको ध्यान रखना है डाइक्स टेढ़े होते हैं और जो सिल होते हैं वो सीधे हॉरिजॉन्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड द लैंड मासेज सेपरेटेड बाय देम इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें वाटर बॉडी क्या है कि 8 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है वो करता है मिनिको एंड मालदीव्स आइलैंड को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 10 डिग्री करता है अंडमान निकोबार को, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। जो 9 डिग्री चैनल है वो आपका सेपरेट करता है मिंदीवी आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से, और 10 डिग्री कर रहा है लिटिल अंडमान ऑफ अंडमान ग्रुप टू फ्रॉम द कार निकोबार आइलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? तोरसा, फैनी, रायदक, संकोश, कामेक। तो इसमें केवल एक नहीं है जो फैनी रिवर है, बाकी सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज है। जो फैनी रिवर है उसका ओरिजिन त्रिपुरा से होता है और ये इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर भी बनाती है उस एरिया में, और उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं तीस्ता, संकोश, मानस, बरंडी, बराई, सुबहानसरी, सियांग, दिमांग, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और लेफ्ट बैंक में कोपाली, धनसिरी, दिखाऊ, बुरी दिहा, लोहित। विद रेफरेंस टू कॉपर डिपॉजिट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो खेतरी माइन इन राजस्थान इज लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग माइन इन इंडिया, तो ये गलत है। मलाजखंड जो माइन है शायद वो है इस टाइम पे। द मेजोरिटी ऑफ कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उड़ीसा है लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर और इन इंडिया, तो ये गलत है। सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान के पास है, और उसके बाद झारखंड और फिर एमपी। मेजोरिटी ऑफ कॉपर और अकर्स इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये स्टेटमेंट भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। द मलाजखंड माइन इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग माइन इन इंडिया, इट्स सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। और ये कौन ओन कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर। द मेजोरिटी ऑफ कॉपर प्रोडक्शन इज दैट इज 3/4 इज यूज बाय द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, और जो लास्ट जस्ट जो इसके रिजर्व्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं राजस्थान में, फिर झारखंड में और फिर मध्य प्रदेश में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली प्रोसेस होता है, इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रिमिटिव लोगों की प्रैक्टिसेस हैं। अभी ये तो बहुत रेयरली प्रैक्टिस होती हैं, लेकिन अभी भी इसके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जो लोग हैं वो उसको जला देते हैं, कुछ साल उसमें फार्मिंग करते हैं। जब उस एरिया के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो वो एक और लैंड पे जाते हैं, फिर वहाँ के पेड़ वेड़ जला के और फिर वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है कि हमें मैच करना है कि किस स्टेट में या किस एरिया में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पोडू वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में तो उसे कुमारी के नाम से जानते हैं, तो ये तो गलती हो गया पहला। तो उसके बाद कुमारी भी गलत है, हिमालयन बेल्ट में उसको वो नहीं कहते। वलार शायद हम कहते हैं राजस्थान में, और कुरुआ झारखंड के साथ मैच हो रहा है, तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। तो ये देखते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग जानते हैं इसे असम, बंगाल, मिजोरम और नागालैंड में, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं। तमलऊ मणिपुर में, दीपा इसको बोलते हैं बस्तर में, बेवाड़ और दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में, तमादाबी और कोमांग और ब्रिंगा उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वेलेर और वेल्टेयर इसको राजस्थान में, और खील बोलते हैं इसको हिमालय में। तो ये ध्यान रखने आपको, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनली भी इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे रे वियतनाम, ये पूछा हुआ एग्जाम में ऑलरेडी। उसके बाद टबी मेडागास्कर में, और ये भी आपको मिल्पा, ये ग्वाटेमाला कंट्री है साउथ अमेरिका में, लगभग जहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो मीट करते हैं उनके बीच में ये कंट्रीज पड़ते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और रोका ब्राजील, ये इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द विंड एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना, उसके बाद यूएसए, थर्ड पे जर्मनी, और फोर्थ पे आता है इंडिया। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, तो ये भी गलत है, तमिलनाडु में नहीं है, ये है हमारी गुजरात में। विंड
एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फेब टू मई। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। जो हमारा मानसून पीरियड होता है जून टू सितंबर, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है इसकी। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर है। तो इंडिया करंटली हैज़ फोर्थ हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और विंड पावर जनरेशन इज हाईएस्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। Consider the following statements with reference to rare earth metals. They are characterized by high density, high melting point and high conductivity. तो ये करेक्ट है, इसलिए हम इसको स्पेस इंडस्ट्री और जो अभी हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। जो टेक्नोलॉजिकल हम सामान जैसे फ़ोन की चिप्स वगैरह हो गई तो उसमें काफ़ी हाई अमाउंट में यूज़ होती हैं। स्कैंडियम एंड येथ्रियम आर, वाइट्रियम आर रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रेजेंटली चाइना प्रोड्यूसेस माइंस मोर देन 90% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चाइना ने इस टाइम हेजेमनी कर रखी है इस चीज़ में, और अराउंड 94% उसका रेयर अर्थ मेटल का वो प्रोडक्शन करता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टेंस। और ये 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं दैट टुगेदर अकर इन अ पीरियोडिक टेबल। 15 लैंथोसाइट्स, स्कैंडियम एंड एट्रियम। एंड ऐसा नहीं है कि वो रेयर नहीं हो, मतलब वो होते हैं रेयर, वो बहुत अबंडेंट में मिलते हैं, लेकिन उसको हम रेयर बोलते हैं। उसको निकालना बहुत टफ होता है, एक्सट्रैक्शन उसका बहुत टफ है। तो जैसे सीरियम है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, लाइक कॉपर एंड लेड। और चाइना हैज़ द कंट्रोल ओवर 94%। उसके पास नेचुरल रिजर्व्स ही सबसे ज़्यादा है इसके। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सेलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, केरला या गुजरात। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के बाद हमारा यूपी स्टेट आता है। तो इंडियाज लार्जेस्ट सेलाइन एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरात, उसके बाद यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। और सेलाइन सॉइल इसमें होता है कि उसमें जो सॉल्ट का लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसके ऊपर जो रिसर्च करता है वो करता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लोकेटेड है आपका करनाल में। तो ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर मेन डीटी। तो इसका आंसर है अगाड़िया। ये लोहे का काम करने वाली ट्राइब है और ये इनको वर्शिप करती है लोहासुर को। जो गौंड ट्राइब थी वो 2011 सेंसस से पहले हाई मतलब लार्जेस्ट ट्राइब थी इंडिया की, लेकिन अब जो है वो उसका नाम हो गया, ये जो चीज़ है वो हो गई भील। भील इस टाइम पे लार्जेस्ट ट्राइब इंडिया की। और किन किन स्टेट में पाई जाती हैं, कॉमन से एरिया में पाई जाती हैं वैसे तो दोनों का। ये भील होती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। और जो हमारे जो लैंड है ये वाला, उसका जो गोंडवाना लैंड जो हम बोलते हैं वो इस गोंड ट्राइब के ऊपर ही पड़ा हुआ है। द Agarias are the communities of the state of MP and UP. They are those in the vicinity of Mirzapur, involving in mine and smelting iron ore during the British Raj. Which of the following is the largest tribe in India? तो गोंड, भील, संथाल या टोडा। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, इसका है भील। ये 2011 के सेंसस में लार्जेस्ट ट्राइब हो गई है। संथाल ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये है झारखंड में। टोडा ट्राइब तमिलनाडु में, जो प्रैक्टिस करती हैं पॉलीएंड्री। हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, यमुना, तापी, महानदी या नर्मदा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, महानदी। तो इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 25.79 किलोमीटर है। और इसने जो लेक बना रखा है इसका रिजर्वोयर, वो बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। Physiological density of population is determined by dividing the total population of a region by its total land area. तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिकली वो दिखाता है कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अपॉन, इसमें क्या है कि टोटल पॉपुलेशन उस एरिया की अपॉन टोटल एग्रीकल्चर एरिया। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कितना प्रेशर है जो उस लैंड झेल रहा है। जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारा एरिया सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है,
या स्क्वायर मीटर है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो उसके ऊपर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आएगी। तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है इंडिया की, वन ऑफ द हाईएस्ट या हाईएस्ट ही होगी वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया से डेंस कंट्री कोई है नहीं। एग्रीकल्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फार्मर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ओनली वन। जो एग्रीकल्चर डेंसिटी होती है दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय इट्स नेट कल्टिवेबल लैंड। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी थी उसमें टोटल पॉपुलेशन आ रही थी, और एग्रीकल्चर जो डेंसिटी है उसमें आ रही है टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। ये गलत है, हमारे पास लार्जेस्ट है इन इंडिया। जदुगोड़ा इन झारखंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम डिपॉजिट टू बी डिस्कवर्ड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कजाकिस्तान सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है यूरेनियम को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड इन ट्राइंग हार्ड टू गेट ऑन द थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। क्योंकि उसमें अगर एक बार हमने थोरियम स्टार्ट कर दिया यूज करना थर्ड स्टेज में, तो हमें बाहर से जो हम यूरेनियम के चक्कर में लगे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मांगने में, उसकी नीड खत्म हो जाएगी। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 2% ऑफ द वर्ल्ड्स यूरेनियम, तो इसकी हमारे पास काफ़ी कमी है। जदुगोड़ा इन सिंगमम बेल्ट जो झारखंड में पड़ती है, उसमें फर्स्ट यूरेनियम डिपॉजिट हमें मिले थे। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि कैसे वहाँ के जो लोकल विलेजेस हैं उनको रेडियो एक्टिविटी से काफ़ी इश्यूज हुए, हेल्थ इश्यूज। तो एक बार जाके उसे देखिएगा ज़रूर। कजाकिस्तान प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस एट 43%, और उसके बाद आता है कनाडा 13%, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 12%। द मेजॉरिटी ऑफ रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्परेट रीजन्स विद मॉडरेट टेम्परेचर, polar regions with cold water, tropical regions with warm waters, subtropical regions with seasonal temperature variations। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये आप देख सकते हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होते हैं कोरल्स। तो ये बेसिकली बनते हैं कोरल्स प्लस एक सिम्बॉटिक रिलेशनशिप होता है इसका जूजैंथली के साथ। तो कोरल उसको प्रोवाइड कराता है शेल्टर, क्योंकि वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जिसमें आगे रहता है जूजैंथली, जो उसको खाना प्रोवाइड करता है। तो ये आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। द कोरल रीफ्स आर वाइब्रेंट अंडर वाटर इकोसिस्टम बिल्ड बाय रीफ फॉर्मिंग कोरल्स। दीज कोरल्स आर marine invertebrates that share a symbiotic relationship with algae known as zooxanthellae। और ये चाहे दुनिया का 0.1% ओशन फ्लोर कवर करते हैं, लेकिन दे सपोर्ट 25% ऑफ ऑल मैरीन स्पीशीज बाय प्रोवाइडिंग हैबिटेट, फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स। और इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। जो मोस्टली तो ये ट्रॉपिकल ओशंस में मिलते हैं, लेकिन कुछ जो कोरल्स हैं वो डीप वाटर और कोल्ड वाटर में भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो खाली सर्वाइव करेंगे 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड दे नॉर्मली थ्राइव एट डेप्थ ऑफ लेस देन 50 मीटर, क्योंकि जो जूजैंथली है उसको सनलाइट चाहिए होती है। कोरल लीव्स थ्राइव इन सॉल्टी वाटर विद स्टेबल salinity. Clear waterways allow sunlight to reach the symbiotic algae for photosynthesis. In which of the following regions of the ocean is ocean acidification most pronounced? Tropical Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean या Indian Ocean? तो दोस्तों जो ओशन एसिडिफिकेशन तब बोलते हैं जब किसी ओशन में CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और जितना कोल्ड वाटर होगा उतना ज़्यादा CO2 ईजिली डिजोल्व हो पाएगा उसमें से। तो इन सब में से जो सबसे ठंडा ओशन है वो है आर्टिक ओशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ इंडिया? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या हिमालयन माउंटेन्स। तो ये सारे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेट को। जैसे ये लैंड है और ये सी है, तो सी ब्रीज इन्फ्लुएंस करती है। ऊपर से जो मानसून होता है दैट गोज फ्रॉम सी टू लैंड। जो जब हमारी गर्मी होती है तो जो नॉर्थल बैंड है इंडिया की,
हमारे जो प्लेन्स है नॉर्दर्न प्लेन्स वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर और यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो विंड यहाँ से यहाँ मूव करती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये तो होगा ही, जितना ज़्यादा जैसे अब दिल्ली है उसका क्लाइमेट इतना मॉडरेट नहीं रहेगा इन कंपेरिजन टू बेंगलुरु या फिर चेन्नई, बिकॉज वो सी के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर से तो देख ही लिया हमने। फिजियोग्राफी, अब क्या होगा कि हमारे जो माउंटेन्स हैं या वेस्टर्न घाट से देख लेते हैं, जब मॉइस्चर वाली विंड्स वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो रेनफॉल कराती हैं, और जो इसके इधर वाला एरिया है उसमें बारिश ही नहीं होती, जैसे मराठवाड़ा जिसे हम कहते हैं काफ़ी बार, तो वो सूखा रहता है मानसून में भी, तो इसलिए ये भी इसका इन्फ्लुएंस करता है। हिमालयन माउंटेन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हिमालयन माउंटेन्स ही ना होते तो जो साइबेरियन विंड है सारी वो इंडिया में आ जाती, और हमारा जो ठंड वाला टेम्परेचर है कोल्ड स्पेशली जनवरी वाला वो अराउंड -15 तक चला जाता। तो ये सारी चीज़ें इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल इन विंटर सीजन, द एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली इज अराउंड 53 मिलीमीटर कॉज बाय वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं राबी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो वीट हम उगाते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉजेज टोरेंशियल रेन एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी है। तो अब ठंड में क्या होता है कि यहाँ का तो हाई प्रेशर हो गया, बिकॉज यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या है कि इन कंपैरिजन यहाँ हाई टेम्परेचर है और ये लो प्रेशर है, तो यहाँ से जो विंड है वो ऐसे मूव करती हैं, तो इस बीच में वो इन एरियो से जो सी में पड़ रहे हैं मॉइस्चर पिकअप करती हैं, और जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है स्पेशली ईस्टर्न घाट्स में, इस एरिया में तमिलनाडु में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में ठंड में बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू कोल्ड weather season of India, consider the following statement. The weather in this season is characterized by feeble high pressure condition over the southern plains. तो इस स्टेटमेंट गलत है, अभी हमने देखा कि नॉर्थ प्लेन में हाई प्रेशर होता है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द लो एयर प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द वेदर कंडीशन गेट डिस्टर्ब बाय शैलो साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग इन ओवर द ईस्ट मेडिटेरियन सी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो अभी हमने इसके रीज़न देख ही लिए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।